हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिविडेंड पॉलिसी के चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। लास्ट सेशन में हमने वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल किया था। आज हम जो नेक्स्ट वाला मॉडल है जिसका नाम है बेटा एमएम मॉडल। एमएम मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? मोदी ग्लियानी मिलर मॉडल। मोदी ग्लियानी मिलर मॉडल। और बेटा ये जो मॉडल है इसको हम डिविडेंड इररेलेवेंस मॉडल भी कहते हैं। डिविडेंड इररेलेवेंस मॉडल भी कहते हैं। आप कहेंगे डिविडेंड इररेलेवेंस मॉडल का क्या मतलब है? डिविडेंड इररेलेवेंस का मतलब है कि आइए मैं आपको बताता हूं। डिविडेंड इररेलेवेंस का मतलब है कि एज पर एमएम मॉडल अगर उनकी कुछ असम्पशंस जो भी हम डिस्कस करेंगे सेटिस्फाई होती हैं, इन दैट केस अगर कंपनी डिविडेंड दे या डिविडेंड ना दे उसके मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कंपनी डिविडेंड दे या डिविडेंड ना दे उसके मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एमएम मॉडल में बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे असम्पशंस। ठीक है, assumptions क्या है इसकी? बड़ी सिंपल से assumptions। आप कहेंगे आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये assumptions बिल्कुल अनएक्सेप्टेड है, इमेजिनरी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तब बनी थी मॉडल जब ये चीजें नहीं थी या बहुत रेयर थी, राइट। जैसे वो कहेगा टैक्सेस नहीं है, आज की डेट में है ही नहीं ऐसा कुछ। वो कहेगा फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, कोई भी इशू एक्सपेंसेस नहीं है ना, सारी इंफॉर्मेशन फ्री है, कोई इंटरनेट का एक्सपेंस नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, राइट। तो ये कुछ assumptions हैं, आइए देखें। सबसे पहले कहते थे कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, कोई कमी नहीं है। कैपिटल मार्केट जहां से आप पैसा रेज कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स बिहेव रेशनली, ये तो है। इन्वेस्टर्स बिहेव रैशनली मींस सोच समझदारी के साथ करेंगे वो अपना डिसीजन। ऑल इंफॉर्मेशन आर फ्रीली अवेलेबल, कोई खर्चा नहीं है इंफॉर्मेशन लेने का, ऐसा आज की डेट में है नहीं, लेकिन ये एमएम मॉडल की assumption है। अवेलेबल टू ऑल इन्वेस्टर्स, देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अरे कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही नहीं है, ये एमएम मॉडल की assumption है और हमें माननी पड़ेगी। एंड टाइम लैग, कोई गैप नहीं है, कोई समय का लॉस नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन टाइम, राइट। देयर आर नो टैक्सेस, कोई टैक्सेस है ही नहीं। कुछ लोग जानते हैं इनकम टैक्स होता है जिसमें कैपिटल गेन का टैक्स होता है जब आप शेयर्स वगैरह सिक्योरिटीज वगैरह सेल करते हैं, तो यहाँ कहते हैं देयर आर नो टैक्सेस एंड कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, कोई इशू एक्सपेंसेस नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फर्म हैज डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फर्म को कितना पैसा चाहिए फर्म को पता है, पहले से ही डिफाइंड है। एंड ये देखो फ्यूचर प्रॉफिट्स आर नोन विद सर्टेनिटी, क्या हमें पता है कि हम अगले एक साल में कितना प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, लेकिन ये एमएम मॉडल की assumption है जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। बच्चों ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप बीकॉम में है, चाहे बीबीए में है, चाहे एमबीए में है, चाहे सीए में है, आपको ये कॉन्सेप्ट आता ही आता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा पहले कि एमएम मॉडल में हमने क्या पढ़ना है, क्या स्टेप्स फॉलो करना है, फाइनली क्या करना है। आइए देखिए बच्चों, इस एमएम मॉडल को हम 3 स्टेप्स में समझेंगे। कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप्स में। जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? सबसे पहला स्टेप है हम कैलकुलेट करेंगे मार्केट प्राइस। कैलकुलेट करेंगे मार्केट प्राइस। 2 वे से कैलकुलेट करेंगे, जब कंपनी डिविडेंड देगी और जब कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, राइट। तो हमने 2 वे से, पहला स्टेप क्या है? वी नीड टू कैलकुलेट दी मार्केट प्राइस ऑफ किसका? शेयर का, राइट। चलिए अब फॉर्मूला क्या होगा बेटा? फॉर्मूला होगा पी नॉट इक्वल्स D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। पहला स्टेप, चाहे डिविडेंड दे या डिविडेंड ना दे कंपनी, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों
के तो हम पढ़ते आ रहे हैं, के इज इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, राइट, या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमें पता ही है। पी नॉट क्या है? पी नॉट है करंट मार्केट प्राइस, आज का प्राइस, राइट, करंट मार्केट प्राइस। ओके, अब D1 ये आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी में भी पढ़ा था। D1 क्या होता है? डिविडेंड एक्सपेक्टेड या डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड, डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, ठीक है। D1 डिविडेंड आने वाला। और P1 क्या है? प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, तो P नॉट हो गया, ये हो गया मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। क्या है? P1 है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और हमने निकालना भी क्या है? हमने निकालना है यहां से P1। हम लिखा था ना, कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, कौन सा प्राइस निकालना है? हमने निकालना है बच्चों P1, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया। फिर वही कह रहा हूं, अगर डिविडेंड देंगे तो यहां पे डिविडेंड का अमाउंट आ जाएगा, और जब कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो D1 को हम क्या मान लेंगे? 0। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आइए, बच्चों दूसरे स्टेप में हमने निकालना होगा क्या? हमें निकालना होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। कंपनी कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेगी जब डिविडेंड दे रही है और जब डिविडेंड नहीं दे रही है। आइए देखते हैं। तो स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कैलकुलेशन ऑफ किसका? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, और इसको दो पार्ट में करेंगे। व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है। आइए, so when dividend is declared and when dividend is not declared, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फॉर्मेट दोनों में सेम रहेगा। आइए, सबसे पहला आया प्रॉफिट्स अवेलेबल। क्या आया? प्रॉफिट्स अवेलेबल। क्वेश्चन आपको बताएगा कि कंपनी कितने अर्निंग्स, प्रॉफिट्स बोलेगा या अर्निंग्स, बात एक ही है, कितनी अवेलेबल है। उसमें से आप क्या करोगे? उसमें से आप डिविडेंड क्या करोगे? माइनस कर दोगे, ठीक है। तो प्रॉफिट्स अवेलेबल हो गया, डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। पहले हम फर्स्ट केस कर रहे हैं, ठीक है। सो यहां पर आपने जो डिविडेंड पे किया वो माइनस कर देंगे। अब कंपनी के पास नेट अर्निंग्स अवेलेबल, नेट अर्निंग्स अवेलेबल, यहां तक ठीक है, हो गया। इसको हम बच्चों मार्क कर देते हैं ए, ठीक है। तो यहां बोलेगा प्रॉफिट्स अवेलेबल, या दूसरा वर्ड क्या यूज करेगा? अर्निंग्स अवेलेबल। दोनों का मीनिंग सेम है, तो याद रखिएगा। फिर स्टेप 2 में क्या करना है? अब हमने स्टेप 2 में क्या करना है देखो, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। सवाल क्वेश्चन विल लेट यू नो कि हमारे को कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो आपने लिख दी। लेस हमें जब इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है उससे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कितने प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं।
कौन से प्रॉफिट्स? डिविडेंड देने के बाद, ठीक है, लेस नेट अर्निंग्स अवेलेबल, ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूं एज बी। ओके, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मुझे अब कितने फंड्स चाहिए, कितना पैसा चाहिए? नेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। नेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड मतलब मुझे मार्केट से अब कितना पैसा रेज करना है, राइट? इसको अब हमने कर दिया नेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। हमने क्या किया? देखिए, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड और नेट अर्निंग्स अवेलेबल, ठीक है, क्लियर? तो अब हमारे पास क्या आ गया? नेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज, क्या होगा बेटा? इन दोनों में से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा नेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, दैट इज सी, राइट? एक बार फिर देखते हैं। क्वेश्चन आपको बताएगा अर्निंग्स कितनी अवेलेबल है, आप लिख देंगे। फिर डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, उसके बाद क्या बच गया? उसके बाद बच गया आपके पास क्या? आपके पास नेट अर्निंग्स अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको बोलेगा कि प्रोजेक्ट में सपोज एक्स अमाउंट चाहिए, एक्स अमाउंट में से जितना आपके पास है आप वो माइनस कर देंगे, फिर नेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, जितना आपको मार्केट से रेज करना है, ठीक है। आइए अब ध्यान से देखिए, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर वो हमने निकाला था ना, P1, राइट? इसका नाम हम रख देते हैं D। तो ये तो हमारे पास आ गया था C, इसका नाम हमने रख दिया D, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे? जितना पैसा चाहिए मार्केट से रेज करने के लिए, उसको आप क्या कर देंगे? मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो आओ बच्चों देखें, ये कितना निकल के आया? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड क्या कर दोगे आप? C डिवाइडेड बाय D। तो ये आ गए आपके नंबर ऑफ शेयर्स। ये लीजिए, ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहा है और नंबर ऑफ शेयर्स, चलिए पहले इसको लिख देते हैं। ये जो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड है, इसका नाम रखेंगे बच्चों हम N1। क्या नाम रखेंगे? N1, जो हमने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, ठीक है। अब यहां आ जाइए, प्रॉफिट्स अवेलेबल, डिविडेंड आपने दिया नहीं, आपके पास अर्निंग्स अवेलेबल हो गई। फिर आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट जितनी चाहिए उसमें से आपने प्रॉफिट्स माइनस कर दिया, आपको पता है आपको इतना पैसा चाहिए। यहां पर भी अब जो आपके पास आया है नेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इसको भी क्या करेंगे? मार्केट प्राइस से डिवाइड करेंगे। और यहां पर मार्केट प्राइस दूसरे वाला होगा, क्योंकि यहां पर आपने मार्केट प्राइस जो निकाला था वो कब निकाला था? व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, और यहां निकाला था व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो दोनों फिगर्स अलग अलग होंगी। तो पहला स्टेप क्या किया था? पहले स्टेप में हमने प्राइस निकाला था P1, जब डिविडेंड दिया और जब डिविडेंड नहीं दिया। फिर हमने क्या निकाला? कैलकुलेशन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, जिसको हम क्या बोलेंगे? N1। वो कैसे निकाला वो हमने देख लिया। अब लास्ट स्टेप, वैल्यू ऑफ द फर्म। आइए अब हम करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म। तो इसको एक बार कॉन्सेप्ट को करने के बाद फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। आइए स्टेप 3। अब बच्चों स्टेप 3 में मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, जहां पर मार्केट वैल्यू आप दोनों वेज से निकालेंगे, और जब आप दोनों वेज से निकाल लोगे ना तो आपको दिखेगा दोनों का आंसर सेम है, चाहे कंपनी डिविडेंड दे रही है चाहे कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। आइए देखिए थर्ड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, ठीक है। आइए इसको करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखना, NPO इक्वल्स N प्लस N1 P1 माइनस I प्लस E होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस K।
क्या है बेटा, n प्लस n1, अभी सारा बताता हूं, P1 माइनस आई प्लस ई डिवाइडेड बाय के। कुछ टर्म से तो आप जानते ही हैं। n क्या है, सबसे पहले इस n को देखते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, या दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, एट प्रेजेंट कंपनी ने कितने इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू किए हुए हैं। पी नॉट आपको पता ही है, करंट मार्केट प्राइस, ओके ठीक है। के ई आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। अब ई क्या है, ई इज अर्निंग्स एक्सपेक्टेड बाय द कंपनी, कंपनी कितनी अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर रही है, राइट, दैट इज ई। ठीक है, आई, आई क्या है, आई है बच्चों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, हमें इस प्रोजेक्ट के लिए, इस काम के लिए कितना पैसा चाहिए, जो आपको क्वेश्चन बताएगा। और N1 जो भी हमने निकालना सीखा था, स्टेप 2 में हमने N1 निकालना सीखा था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने निकालना है क्या, मार्केट प्राइस, जिसका नाम होगा P1। दूसरे स्टेप में हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, जिसका नाम हम रखेंगे N1। दोनों वे से निकालेंगे, चाहे डिविडेंड डिक्लेयर किया है और चाहे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। और तीसरे केस में हम मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे। मार्केट वैल्यू का ये फॉर्मूला है एनपीओ, लेफ्ट हैंड साइड, जहां वैल्यू डालेंगे इक्वल्स n प्लस n1 P1 माइनस आई प्लस ई होल डिवाइड बाय 1 प्लस के ई, जहां पर n मैंने आपको बता दिया एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, P नॉट आपको पता है करंट मार्केट प्राइस, N1 जो हमने स्टेप 2 से निकाला, P1 जो हमने स्टेप 1 से निकाला, यहां लिख देते हैं P1 is from step 1, I is the gross investment required and E is the total earnings expected by the company। अब आइए हम इसको करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। नाउ KIC लिमिटेड हैज हाउ मेनी शेयर्स, 80,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या था, मैंने आपको बोला था ना, इसका मतलब है N, राइट, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स। The current market price of these shares is ₹15, मतलब ₹15 क्या है हमारा, P नॉट, क्या है बेटा, P नॉट, P0। The company expects a net profit of 2,40,000, ये इसका मतलब मिल गया हमारे को। अर्निंग्स E, अर्निंग्स कितनी एक्सपेक्टेड है, ₹2,40,000। ये हम इसलिए भी डिस्कस करेंगे क्योंकि जब हम थर्ड पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट करेंगे तो इसका डायरेक्ट यूसेज आएगा वहां पर, राइट। अच्छा, आगे कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंड द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 20%, मतलब के ही 20%, ओके ठीक है। द कंपनी इज कंसिडरिंग अ डिविडेंड, कितना डिविडेंड देना चाहती है, देना चाहती है ₹2 पर शेयर, ओके ये भी ठीक है, कर लिया यहाँ तक। For the current year, what will be the price of the share at the end of the year when dividend is declared and when dividend is not declared? इसका मतलब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है P1, राइट। आइए पहले देखते हैं डिविडेंड, फिर इसको करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा इसका एनालिसिस। सो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा P नॉट इक्वल्स D1 प्लस P1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस के। हमारे पास P नॉट है ₹15, ₹15 इक्वल्स डिविडेंड हम कितना दे रहे हैं, D1 ₹2 प्लस P1 हमने कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 20% को हम लिख सकते हैं 0.20। सो ₹15 इंटू 1.20 equals 2 plus P1, it implies ₹18 equals to 2 plus P1 और P1 equals कितना, P1 equals 18 minus 2
दैट इज ₹16। क्लियर? अब इधर क्या करना है, इधर डिविडेंड नहीं देना, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, P0 इक्वल्स D1 प्लस P1 डिवाइड बाय 1 प्लस K। देखो फॉर्मूला सेम है। अब डिविडेंड ये तो हो गया 15, ठीक है, ये हो गया आपका 0 प्लस P1 कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय 1 प्लस K दैट इज 0.20। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 1.20 इक्वल्स P1 और P1 इक्वल्स 2, यहाँ पर P1 इक्वल्स 2 आएगा 18 रुपीज। तो फ्रेंड्स P1 तो हमारा कैलकुलेट हो गया। अब आप कहेंगे सर आप तो कहते हैं कि डिविडेंड दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल अर्निंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, ये कितना है 16 उसका मार्केट प्राइस, और डिविडेंड कितना दे रहे हैं हम, डिविडेंड ₹2 दे रहे हैं, तो 16 प्लस 2 इक्वल्स टू 18। यहां उसकी अर्निंग कितनी आ रही है, ₹16 मार्केट प्राइस और ₹2 डिविडेंड, तो 16 और 2 18, ठीक है। और यहां पर उसका प्राइस कितना आ रहा है जब डिविडेंड नहीं दे रहे, यहां पर भी 18 आ रहा है। तो इसका मतलब व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस, क्या समझ आया कि जब डिविडेंड दिया तब भी टोटल अर्निंग्स शेयर होल्डर की 18 रुपीज हैं। कैसे, 16 प्लस 2, 16 द प्राइस एंड 2 द डिविडेंड पर शेयर, और जब डिविडेंड नहीं दिया तब भी उसकी जो है अर्निंग्स क्या है टोटल 18। इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड स्टेप व्हिच इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ equity shares. So second part with the same question, how many new shares must the company issue if the dividend is paid? वो आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स निकालो जब डिविडेंड दिया। हम दोनों वेज से करेंगे, हम शेयर्स तब भी निकालेंगे जब डिविडेंड दिया, और हम शेयर्स तब भी निकालेंगे जब डिविडेंड नहीं दिया। एंड द कंपनी नीड्स कितना, 5,60,000 इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड आई, राइट। आइए देखते हैं इसको हम सॉल्व करके। सो हम क्या करने लगे हैं अपने सॉल्यूशन में, हम करने लगे हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ठीक है। आइए, सो पर्टिकुलर्स, बच्चों हमने एक इजी तरीका किया, बुक्स में देखेंगे तो डिफरेंट वे से है, हम यहां देखते हैं। पर्टिकुलर्स, व्हेन डिविडेंड डिक्लेयर्ड मींस राइट टिक, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड देन इट्स अ क्रॉस। आइए देखते हैं बच्चों, हमारे को अर्निंग्स कितनी एक्सपेक्टेड है, नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है ₹2,40,000। तो आइए अर्निंग्स अवेलेबल दोनों केस में लिखते जाते हैं, सेम ही तो आना है, ₹2,40,000, ₹2,40,000। अब जब आप डिविडेंड दोगे तो कितने शेयर्स थे, एग्जिस्टिंग शेयर्स थे 80,000, राइट। और डिविडेंड पर शेयर कितना देना है, डिविडेंड पर शेयर देना है ₹2, ठीक है। तो लेस डिविडेंड्स, राइट, कितना 80,000 इंटू ₹2, तो 80,000 शेयर्स लिख लेते हैं, इजी रहेगा, ₹1,60,000, और यहां निल, क्योंकि यहां तो डिविडेंड दिया ही नहीं, यहां डैश। अब नेट अर्निंग्स अवेलेबल, हमारे पास आ गई कितना, ₹80,000, राइट। और यहां कितनी आ गई, ₹240, 2,40,000। यहां इसलिए ज्यादा है क्योंकि डिविडेंड नहीं दिया, यहां कम है क्योंकि यहां डिविडेंड दिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, 5,60,000। आइए इन्वेस्टमेंट, इसको ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड,
दोनों केसेस में इन्वेस्टमेंट सेम है. इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज 5,60,000 रुपीज 5,60,000 and rupees 5,60,000 less net earnings available. जब डिविडेंड दिया तो अर्निंग्स कितनी अवेलेबल थी? ₹80,000. और जब डिविडेंड नहीं दिया तो कितनी अवेलेबल है? ₹2,40,000. ओके, यहां तक हो गया. एक बार दोबारा देखते हैं. अर्निंग्स अवेलेबल 240, उधर भी 240. ठीक है. डिविडेंड्स, यहां हमने डिविडेंड दिया है. 80,000 शेयर थे, ₹2 का डिविडेंड था. इधर आ गया 1,60,000, इधर आ गया नेल. नेट अर्निंग्स अवेलेबल 240 में से 160 गया 80,000, इधर 240. अब इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितनी है? 560. अर्निंग्स है अवेलेबल 80. तो हमारे को फंड्स टू बी रेज्ड. अब कितना मार्केट से आपने रेज करना है? यहां रेज करना है ₹4,80,000 और यहां रेज करना है ₹3,20,000. ठीक है. अब हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ शेयर्स. जब डिविडेंड, याद रखिए फर्स्ट पार्ट, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया था तब आपका प्राइस कितना आया था? P1 प्राइस एट द एंड, ₹16. और जब डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया था तो आया था ₹80. राइट. अब लास्ट स्टेप, इसको फंड्स टू बी रेज को A लिख दीजिए, इसको B लिख दीजिए. राइट. थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आप लोगों के लिए. राइट. अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स या इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, उसको क्या करेंगे? A/B. राइट. A/B मतलब 4,80,000 अपॉन 1,16. सो ये आपके आ गए 30,000 शेयर्स यहां पर. और बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आएगा अराउंड 17,777.77. अब ध्यान से सुनना, जहां तो कंप्लीट नंबर आ रहा है वहां कंप्लीट लिख देना, लेकिन जहां पर कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है तो ध्यान रखना, अगर उसने आपसे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए बोला है तब तो आप उसको सॉल्व करके फ्रैक्शन में भी लिख देना. और अगर उसने थर्ड पार्ट भी मांगा है, वैल्यू ऑफ द फर्म, तो फ्रैक्शन में मत लिखना, सीधा सीधा कैसे लिख देना? 3,20,000 डिवाइडेड बाय 80. इज दिस क्लियर? मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपके पास थर्ड पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए नहीं है, तो इसको पूरा सॉल्व करके जब आप 3,20,000 को 18 से डिवाइड करोगे तो आएगा 17,777.77. लेकिन अगर थर्ड पार्ट है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है, तो इसको फ्रैक्शन में नहीं लेना, नहीं तो आपका आंसर में कैलकुलेशन की गलती हो सकती है. तो अब हमने क्या सीख लिया? अब हमने सीख लिया नंबर ऑफ शेयर्स निकालना. राइट. तो इसका मतलब जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तब आपको कितने रेज करने पड़ेंगे? 30,000. और जब नहीं होगा तो कितने करने पड़ेंगे? कितने? 17,777.77. अब हम शुरू करते हैं थर्ड पार्ट. सो नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड. और हमने कहा था MM मॉडल इज इररेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड. दोनों केसेस में आपका आंसर सेम होना चाहिए. आइए देखिए. सो हमारा फर्म की वैल्यू का फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बताया था. NPO इक्वल्स टू N प्लस N1 P1 माइनस I प्लस E डिवाइडेड बाय 1 प्लस K. और आपको वैल्यूज पता है. नाउ N इक्वल्स टू हमारे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज 80,000. N1 जब डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया था तो कितने कैलकुलेट हुए थे? सेकेंड पार्ट में 30,000. राइट. सो N1 हो गया 30,000. राइट. अब हमारे पास क्या कहते हैं? हमारे पास P1 आया था हमारा ₹16. I इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड
₹5,60,000 और अर्निंग्स क्वेश्चन ने हमारे को बताई हुई है ₹2,40,000। आइए अब इसको इस फॉर्मूले में डाल के पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे फिर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आइए देखते हैं। एनपीओ इक्वल्स आइए वैल्यू डालते हैं। एन कितना है बच्चों? 80,000, राइट। ओके, अब N1 कितना है? 30,000, राइट। P1 कितना है? 16 माइनस आई है हमारा 5,60,000 और E है 2,40,000, राइट। होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस के दैट इज 0.20। अभी हम पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो 1,10,000 इंटू 16 माइनस 560 में से 240 गया, कितना बच गया? 3,20,000, ओके, डिवाइडेड बाय 1.20। सो ये हो गया बच्चों आपका 17,60,000 माइनस 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1.20। सो 14,40,000 डिवाइडेड बाय 1.20 इक्वल्स टू ₹12 लाख। तो ये तो आ गई आपकी राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। एनपीओ, एन आपका है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, वो कितने हैं? वो है 80,000। और करंट मार्केट प्राइस कितना है अभी का? P0 ₹15। तो ये सॉल्व करके कितना आया? 12 लाख। तो देखिए LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हमने बच्चों पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड हमारी फर्म की वैल्यू सेम आ रही है। अब हम शुरू करेंगे व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। नाउ व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड formula will remain the same, n will remain the same, but n1 will change. n1 will be, आपको याद होगा मैंने बताया था 320 डिवाइडेड बाय 18 रुपीज, राइट, क्लियर। और यहां पर आएगा आपका P1, तो हमने पता ही है, निकाला ही था, P1 होगा 18 रुपीज। I and E will remain the सेम, राइट। तो दो चीजों में चेंज होगा, एक आपका N1 दैट इज 3,20,000 डिवाइड बाय 18 एंड P1 हो जाएगा जब डिविडेंड नहीं दिया था 18 रुपए। आइए अब इसकी वैल्यूज डाल के इसे कंप्लीट करते हैं। फिर वही लेफ्ट हैंड साइड तो हमें पता ही है, सॉल्व करें ना करें कोई बात नहीं। एन आपका वही 80,000 प्लस N1 320 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 18 माइनस आई 560, ठीक है, प्लस 240 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.20, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं। सो इसका एलसीएम लिया, इधर आ गया आपका 18, इधर आ गया आपका 14,40,000 प्लस 3,20,000 इंटू 18, राइट, इंटू 18। आप समझ आया 18 से डिवाइड क्यों नहीं किया था? क्योंकि यहाँ 18 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ये आ गया आपका 320 होल डिवाइडेड बाय 1.20, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1.20 आ जाइए। अब ऊपर हो गया आपका 17,60,000, ये 18 से 18 गया, 17,60,000 माइनस 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1.20, सो ये हो गया 14,40,000 डिवाइडेड बाय 1.20 इक्वल्स टू ₹12 लाख। और देखा था आपने 12 लाख। आओ दोबारा देख लेते हैं। इधर भी क्या है 80,000
into rupees 15, so this comes to 12 lakh rupees. ये लीजिए आपका आंसर मैच कर गया. तो जब आप डिविडेंड दें या डिविडेंड ना दें, आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहेगी. इसीलिए इस मॉडल को कहा गया डिविडेंड इररेलेवेंस मॉडल. 3 स्टेप. पहले स्टेप में प्राइस निकालना है जब डिविडेंड दिया है नहीं दिया. दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने हैं जब डिविडेंड दिया है नहीं दिया. और तीसरे स्टेप में मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म जब डिविडेंड दिया या नहीं दिया. थैंक यू.